नमस्कार, मध्य प्रदेश की महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो एमपी में 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर काम करेगी। बीजेपी में एक बड़ा मानस यह है कि गुजरात में चुनाव संगठन के स्तर पर जो तैयारियां की गई थी उनका गुजरात की जीत में बड़ा योगदान है। और ऐसा ही फॉर्मूला शक्ति केंद्र गुजरात से एमपी बीजेपी लेने जा रही है। यानी अब एमपी में बीजेपी मंडल स्तर से भी नीचे स्तर की एक और व्यवस्था तैयार की जाएगी, जो चुनावी तैयारियों से लेकर राज्य और केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं तक की मॉनिटरिंग करेगी और एक एक रिपोर्ट प्रदेश के शीर्ष संगठन तक पहुंचेगी। हालांकि दूसरी ओर कांग्रेस भी जमीनी स्तर पर जुटी हुई है, जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। आम लोगों से भी कांग्रेस फीडबैक ले रही है रणनीति बनाने के लिए, और उस पर हर रोज नया वादा कांग्रेस मध्य प्रदेश की आवाम से कर रही है। लेकिन जीत का रास्ता कहां से और कैसे निकलेगा, सवाल कांग्रेस बीजेपी के सामने अभी भी बरकरार है। विधानसभा चुनाव से पहले एमपी में बीजेपी गुजरात फॉर्मूले पर काम करेगी। गुजरात फॉर्मूला यानी चुनावी तैयारियों के लिए गुजरात में जो युक्तियां लगाई गई या सांगठनिक व्यवस्था बनाई गई। गुजरात में बीजेपी ने शक्ति केंद्र बनाए थे, तो एमपी में भी बीजेपी शक्ति केंद्र बनाएगी। सबसे पहले समझिए कि शक्ति केंद्र है क्या। गुजरात में चुनाव से पहले शक्ति केंद्र बनाए गए थे। माना गया कि इन्हीं शक्ति केंद्रों की गुजरात जीत में बड़ी भूमिका रही। ये शक्ति केंद्र मंडल से छोटी इकाई के तौर पर होंगे। हर 10 बूथ पर एक शक्ति केंद्र बनाया जा सकता है। हर शक्ति केंद्र में एक संयोजक और सह संयोजक होंगे। शक्ति केंद्र प्रभारी और गरीब कल्याण योजना के प्रभारी भी नियुक्त होंगे। चुनावी तैयारियों की जिम्मेदारी इन्हीं के जिम्मे होगी। मसलन कि गरीब कल्याण योजनाओं का कितने लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और लाभ हासिल करने वाले वोटर का रुझान किस ओर है, और इसकी रिपोर्ट संगठन को सौंपी जाएगी। हमारा अभियान है बूथ कार्य विस्तार अभियान के अंदर प्रत्येक बूथ पर 51% वोट शेयर लाना, और उसके लिए शक्ति केंद्र की हमारी जो रचना है उस शक्ति केंद्र की रचना को और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम, एक शक्ति केंद्र के अंदर 6 बूथ और वो 6 बूथों पर प्रभावी तौर पर भूमिका निभाने का काम शक्ति केंद्र के संयोजक, सह संयोजक, प्रभारी, तो एक बड़ी टीम हमारी शक्ति केंद्र की खड़ी होगी। शक्ति केंद्र की रचना को ताकत देने का काम हम कर रहे हैं। उधर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा कहते हैं कि बीजेपी पहले भी बूथ मजबूत करने त्रिदेव फॉर्मूला लाई थी। अब शक्ति केंद्र की बात कर रहे हैं। के मिश्रा की माने बीजेपी का कोई भी फॉर्मूला आए, सरकार तो कमलनाथ की ही बनेगी। अब गुजरात फॉर्मूला लेकर आ रही है। इसके पहले त्रिदेव, 5 देव, 17 देव, कौन कौन को बुलाया था, क्या हुआ उन देवों का? तो नाम बदल कर अपने कुकर्म भुलाने का प्रयास सिर्फ सीखना हो तो भारतीय जनता पार्टी उसके लिए अधिकृत है। कुछ भी कर लें, ये सरकार कमलनाथ जी की बन रही है। हालांकि केवल बीजेपी चुनावी तैयारियों में जुटी हो ऐसा नहीं है, बल्कि कांग्रेस भी लगातार जमीनी स्थिति टटोल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी कह चुके हैं कि पार्टी कार्यकर्ताओं की सहमति से फैसले लेंगे। मसलन कांग्रेस में उम्मीदवार भी स्थानीय दिए जाएंगे। कांग्रेस भी बूथ स्तर पर संगठन को मजबूती देने में जुटी है। सवाल कि बीजेपी को गुजरात से मिला फॉर्मूला मजबूती देगा या कांग्रेस को बूथ मजबूती से मिलेगी ताकत। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए बीजेपी गुजरात फॉर्मूले का जिक्र कर रही है। लेकिन यह गुजरात फॉर्मूला पूरा नहीं, बल्कि उसके सिलेक्टेड हिस्से उस गुजरात फॉर्मूले के होंगे, और उन्हीं में से एक है शक्ति केंद्र। ये शक्ति केंद्र मंडल स्तर से नीचे की एक व्यवस्था तैयार करेगा। अब देखना होगा कि यह वाकई जमीन पर उतर पाता है मध्य प्रदेश में या नहीं, या फिर इससे कितना लाभ होगा। और केवल बीजेपी के फॉर्मूले की बात नहीं है, कांग्रेस भी कह रही कि भाई वो उसके पास भी फॉर्मूले हैं। स्थानीय स्तर के व्यक्ति को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा, स्थानीय स्तर पर बात करके, कार्यकर्ताओं से बात करके ही कोई फैसले लिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी बातें हैं, दोनों पार्टियां तय करके बैठी हुई हैं 23 विधानसभा चुनाव के लिए। हम चर्चा करेंगे किसका फॉर्मूला पास होगा, किसका फेल, किसको कहां से जीत का रास्ता मिलेगा। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। मिथुन अहिरवार जी, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है मिथुन जी आपका।
राकेश शर्मा जी, नेता बीजेपी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत राकेश शर्मा जी आपसे करूंगा। गुजरात फॉर्मूला केवल सिलेक्टेड चीजें इसकी आप लेने जा रहे हैं, बाकी चीजें नहीं, केवल शक्ति केंद्र का जिक्र कर रहे हैं आपके नेता अध्यक्ष जी? देखिए प्रशांत जी, जब हम बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी संगठन की जी, तो पूरे देश में मध्य प्रदेश का संगठन नंबर 1 माना जाता है, क्योंकि माननीय कुशाभाऊ ठाकरे जैसे मनीषी ने हम लोगों को गढ़ा है मध्य प्रदेश के संगठन को। आज अगर गुजरात की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी खासियत है जी कि कहीं भी कुछ अच्छा दिखता है और संगठन के हित में होता है तो पार्टी का नेतृत्व उसको स्वीकार करता है। गुजरात में अभी चुनाव हुए और एक ऐतिहासिक जीत हुई। 154 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गुजरात में जीते, जहां 27 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 7 बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और उसके बाद अगर कांग्रेस की ये स्थिति हो गई कि वो विपक्ष के नेता के लायक नहीं रही, तो कहीं ना कहीं जो फार्मूला वहाँ सफल हुआ है उसको हमारे नेताओं ने अंगीकार किया। मध्य प्रदेश में 6 बूथों को मिलाकर एक शक्ति केंद्र बनाया जाएगा, उसका एक प्रमुख रहेगा और एक सह प्रमुख रहेगा उसका। और पूरी तरह से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, माननीय शिवराज सिंह चौहान की जो विकास की सरकार है, उसकी योजनाएं, केंद्र सरकार जो गरीब हितैषी काम कर रही है, उसको लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग करेंगे। मेरा एक कहना है कि आज लगातार भारतीय जनता पार्टी जमीन पे भी काम कर रही है, जनता के बीच भी काम कर रही है। उसके उलट हम देखते हैं कि हमारे विपक्ष के जो नेता हैं कमलनाथ जी, रोज एक ना एक अपनी झूठ के पिटारे में से एक घोषणाएं निकालते हैं और जनता के सामने परोसते हैं। मेरा ये कहना है कि ये सब चीज़ें जनता 15 माह की सरकार में भी देख चुकी है और उसके बाद 28 स्थान पर चुनाव हुआ था, उसमें जवाब भी दिया कि 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ता युवा को क्यों नहीं मिला। ठीक है, मेरा ये कहना है कि 2 लाख का किसान का 10 दिन में कर्ज माफ नहीं क्यों हुआ, और काट की हंडी जब बार बार नहीं चलती। इस पर भी बात करेंगे राकेश शर्मा जी, ठीक है, ये भी ठीक है, रखिएगा अपनी बात इस पर भी। लेकिन कांग्रेस कह रही कि भाई आप पहले भी तो त्रिदेव लाए थे, कहां गया वो फॉर्मूला, क्या हुआ उसका, कोई खोज खबर ही नहीं। देखिए पूरे मध्य प्रदेश में प्रशांत जी, आप तो पूरे हिंदुस्तान में बड़े पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश में लगातार कार्य भारतीय जनता पार्टी के चलते हैं। हमारे मंडल से लेके, जिले से लेके प्रदेश तक के विशेषण वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में हो चुके हैं। त्रिदेव हमारे काम कर रहे हैं। ये तो नीचे की लेवल तक तो हमारी जाने की बात है ना। हमारी सरकार जो काम कर रही है वो घर घर तक पहुंचाने की बात है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं का सहयोग मिले, जो देवतुल्य कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको लेकर हम अपनी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम करें और हमारी सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं उसकी मॉनिटरिंग हो सके। वो कहीं कहीं कोई कमी पेशी है उसको दूर करने का काम सरकार के अंग और भारतीय जनता पार्टी करेगी। जी ठीक है। मिथुन जी, एक बात जरूर है, कांग्रेस स्थानीय स्तर पर भी पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार भी करती है, प्लान भी तैयार करती है, और लेकिन सवाल ये उठता है कि कब ये जमीन पर पहुंचा, कब वाकई में उसका असर हुआ, इस पर संशय जरूर हमेशा बरकरार रहा है। देखिए, मुझे तो खुशी है कि भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत आवाज, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जो है मध्य प्रदेश में लागू होगा। किसी सलाहकार ने उनको ये कहा होगा, ये बोल दीजिए, क्योंकि शिवराज सिंह जी को हटा करके सभी लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो गुजरात में तो मुख्यमंत्री को हटाया गया था, मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरे के पूरे जो मंत्री थे उनको हटाया गया था। वीडी शर्मा जी को उस सलाहकार ने ये नहीं बताया कि उसके पहले प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की दिशा तय है। आपने वर्जन सुना होगा वीडी शर्मा साहब का, शक्ति केंद्र एक हिस्सा था उस गुजरात फॉर्मूले का, पर्टिकुलर उस हिस्से को लेने की वो बात करें। ठीक है, अगर ये भी ये कह रहे हैं, अगर ये भी ये कह रहे हैं, पहली बात तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ये तो कहेंगे नहीं कि शिवराज जी को हम हटा रहे हैं और मैं खुद भी हट रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा है कि शक्ति केंद्र यदि बनाए जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि मध्य प्रदेश में अब तक भारतीय जनता पार्टी की ओर से शक्तिहीन केंद्र स्थापित किए गए थे, उनमें शक्ति नहीं थी। और यही कारण था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2018 में चुनाव हार गई थी। और यदि गुजरात मॉडल को, गुजरात के परिणामों को ये रिपीट करना चाहते हैं तो पिछले चुनाव में गुजरात में बीजेपी जीती थी, इस चुनाव में जीत गई, तो रिपीट होगा। पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी थी, उस चुनाव में, इस चुनाव में भी हार जाएगी। ये जो मॉनिटरिंग की बात कही जा रही है कि साहब हम लोग अपनी जो जनता है उसकी जो योजना का फीडबैक तो आपके मंत्री दे रहे हैं सर। उमा भारती जी रोज दुकानों पे पत्थर मार रही हैं मुख्यमंत्री जी के खिलाफ। कल करणी सेना के लोग धरने पर बैठे थे, अनुसूचित जाति जनजाति के युवा, ओबीसी वर्ग के युवा पहले से ही इनके खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कहते हैं कि मूंग का किसान हमें निपटा देगा। 2 दिन पहले अभी दीपक जोशी जी ने पत्र लिखा है कि प्रधानमंत्री योजना में जमकर के भ्रष्टाचार हो
हो रहा है। मध्य प्रदेश के मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया लिखते हैं कि मध्य प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी डिक्टेटर है, शिवराज सिंह जी उसको 6 महीने का एक्सटेंशन दे देते हैं। स्वयं शिवराज जी कहते हैं कि मैं जहर पी करके सरकार चला रहा हूं। और ऐसी स्थिति में जब रोजाना मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री मध्य प्रदेश सरकार को शर्मसार करने वाले बयान देते हैं, चाहे इनके होशंगाबाद के सांसद हो राव उदय प्रताप सिंह जी, चाहे इनके मध्य प्रदेश की कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त। मिथुन जी ये बात रखिएगा आप। मैं फिर कह रहा हूं भाई, जो मैंने सवाल पूछा था कम से कम उसका जवाब जरूर दें भाई। आप लोग भी तैयारियां करते हैं, लेकिन सवाल ये कि आप लोग जो प्लान बनाते हैं कब आए कब गए, इसकी मतलब हम लोगों तक को कोई जानकारी नहीं रह जाती है। देखिए, आपको अच्छे से जानकारी होगी, मंडलम सेक्टर हम लोगों ने बनाए थे, हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया था और उसके आधार पर हम लोग चुनाव भी जीत करके आए थे। 2018 का जो चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं साहब वो उपचुनाव में जीत गए, तो उसके 2 कारण है। एक तो आपकी मंत्री ने कहा था कि हमें कलेक्टर चुनाव जितवाएंगे, और सरकार में रहते यदि आप उपचुनाव जीत गए तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। आपको यह देखना चाहिए कि सरकार में रहते हुए उसमें से कई सारे आप उपचुनाव हारे भी थे। मध्य प्रदेश की जनता आपसे बुरी तरह नाराज है, चाहे वो एएनएम हो, चाहे वो आशा उषा कार्यकर्ता हो, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे वो जूनियर डॉक्टर हो, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो, चाहे वो अतिथि विद्वान हो, चाहे वो देश के युवा हो, मध्य प्रदेश के युवा हो, चाहे मध्य प्रदेश के पेंशनर हो। हर व्यक्ति आपके खिलाफ हड़ताल पर बैठा हुआ है, आपकी सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठा हुआ है, आपके मुख्यमंत्री के खिलाफ हड़ताल पर बैठा हुआ है, और आपके संगठन के खिलाफ भी हड़ताल पर बैठा हुआ है। यही कारण है कि कैलाश विजयवर्गीय जी को हाथ जोड़ करके माफी मांगनी पड़ी कि आपके प्रदेश संगठन ने जयंत मलैया जी को गलत नोटिस दिया था। अब तो आपकी सरकार और आपके प्रदेश संगठन दोनों पर आप ही के नेता सवाल उठा रहे हैं। आप तो चिंता करिए अगले विधानसभा में आपका चुनाव क्या होगा। जैसे गुजरात के परिणाम हुए, जैसे गुजरात में आपके 2 चुनाव में परिणाम हुए, दोनों आप जीते, वैसे ही मध्य प्रदेश में दोनों चुनाव आप हारेंगे। चलिए ठीक है, इस पर मैं रिएक्शन जरूर लूंगा राकेश शर्मा जी का, लेकिन उससे पहले दिनेश जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश की स्थितियां अलग हो सकती हैं, यानी कि वजह भी यही है कि भाई फिर आप कुछ सिलेक्टेड पॉइंट उठा लें उस फॉर्मूले के, अगर वहां से सफलता मिली है तो। देखिए प्रशांत जी, जो भी हर राजनीतिक दल अपनी रणनीति पे काम करता है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कभी भी कांग्रेस की रणनीति नहीं हो सकती। वो यदि करेंगे भी तो एक कॉपी होगी, उसकी ओरिजिनल नहीं होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने, हमने देखा ना कि पहले जो पिछले चुनाव में एक पन्ना प्रमुख का भी कंसेप्ट था। बिल्कुल, तो वो निरंतर, भारतीय जनता पार्टी तो निरंतर संगठन पर काम करती रहती है। उसकी जहां उनको लगता है कि उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या और माइक्रो लेवल पर जाने की ज़रूरत है, तो वो उस तरह का प्रयोग करती रहते हैं। आप गुजरात की जो शक्ति केंद्रों के कंसेप्ट की बात हो रही है, अब लेकिन इसके पहले आधा पन्ना प्रमुख की भी बात हुई थी कि जो वोटर लिस्ट का आधा पन्ना है उस पर भी पार्टी ने काम किया हुआ था। अब यदि वो जा रहे हैं, एक शक्ति केंद्र बना रहे हैं, उनका अपना एक जो है उन्होंने डिज़ाइन किया है कि हमको वोटर जो है उसको किस तरह से मोबिलाइज करना है अपने फेवर में। और यदि वो उनके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दे रहे हैं तो लगता है कि वो उन्होंने कुछ अपने आप को जो है उनके शक्ति केंद्र के माध्यम से अपने आप को ये चुनाव के लिए कहीं ना कहीं, थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूं, इस पर भी रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये शक्ति केंद्र ऐसे होंगे जो जिम्मेदार उसमें पदाधिकारी होंगे, वो एक एक वोटर पर नजर रखें कि भाई इनके लिए योजनाओं का लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो भाई रुझान किस दल की ओर है, मतलब रणनीति बनाने में आगे भी इस चीज का ख्याल रखा जाएगा कि भाई वोटर कहां जा रहा है, इसको कैसे मोबिलाइज करें। देखिए प्रशांत जी, बहुत भारतीय जनता पार्टी कई तरह से काम करती है। हम कई बार सुनते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी उसमें काम कर रहा है। वो लगातार उनके फीडबैक की बात होती है कि उनका फीडबैक जो है ऐसा आ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब देख रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट आया था कि बेनिफिशरी जो है, जो सरकार की योजनाओं के लाभान्वित लोग हैं, उनको भाजपा के पक्ष में मोबिलाइज किया जाए। तो ये भी उसी का एक पार्ट है कि जिनको हमने लाभ दिया है उनको हमारे पक्ष में ही वोट करना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सोच है। लेकिन जो जिस तरह से चुनाव में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, यदि गुजरात के फॉर्मूले पे आप देखेंगे तो गुजरात में कांग्रेस हमें दिखी कहाँ थी, कांग्रेस तो कहीं नहीं थी। जिस तरह की स्थितियां कांग्रेस की वहाँ बनी, वहाँ प्रचार करने वाले नेता ही नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये होगा, क्या मध्य प्रदेश में भी जो है इस तरह की स्थितियाँ होंगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। और दूसरा, जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रशांत जी, कि जो बहुत अच्छा आदर्श संगठन पूरे देश में माना जाता है, लेकिन ये उनके लिए बड़े ये दुर्भाग्यजनक स्थितियां थी कि मार्च 2020 में जिस तरह से सरकार उनको बनानी पड़ी, वो उनके संगठन पर ही सवाली निशान खड़े करते हैं। इसलिए वो उससे भी कुछ सीख कर वो तैयारी कर रहे हैं कि 2023 के जो हालात हैं वो 2018 जैसे ना हों। वो उन सारी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं कि अगली बार जो भी परिणाम आए वो उस तरह के ना आए कि 2018
में जो है भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता निकल गई थी। तो ये सारे जितने फार्मूले, चाहे शक्ति केंद्र का फार्मूला हो या जिस तरह से हम देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग पार्टी छोड़ के भी आ रहे हैं, कई जगह असंतोष भी है, तो असंतोष को कैसे कम करेंगे। तो ये भी हो सकता है शक्ति केंद्र का हिस्सा हो, वहाँ जब बड़े नेता बैठेंगे, वरिष्ठ नेता बैठेंगे, तो जो नाराजगी है कार्यकर्ताओं की या नेताओं के बीच में जो समन्वय का अभाव है उस पर भी काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मोर्चों पे भारतीय जनता पार्टी को काम करने की वहाँ संभावनाएं दिख रही होंगी, क्योंकि 2018 का चुनाव परिणाम उनके लिए सबसे बड़ा आघात था। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है। और राकेश शर्मा जी, दो बातें, एक तो दिनेश जी ने भी जो कही है कि भाई हालात तो भिन्न है, जाहिर है कि भाई गुजरात में कांग्रेस थी नहीं, एमपी में स्थिति अलग है, एमपी में कांग्रेस एक्टिव भी नजर आती है, लगातार मसले भी छिड़ रहे हैं, कमलनाथ जी अब लगातार कंटिन्यू मध्य प्रदेश में बने हुए। दूसरा ये कि हड़तालों का जिक्र मिथुन जी कर रहे थे कि भाई लगातार एक ही बाद एक हड़तालें आपकी सरकार के खिलाफ हो रही हैं। देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो ये बात निकल के आती है कि मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। जो कबीले संस्कृति में कांग्रेस जीती है, जिसका कोई संगठन ही नाम की चीज़ नहीं। आपने बहुत अच्छा कहा कि कब कौन सा कार्यक्रम हो जाता है मीडिया को ही नहीं पता चलता, जबकि पूरी कांग्रेस पार्टी मीडिया में जिंदा है। दूसरी बात, आपने कहा कि हड़ताल लगातार चल रही है। मेरा निवेदन है प्रशांत जी, छत्तीसगढ़ में पूरे कर्मचारी लगातार हड़ताल पे हैं पिछले 2-2.5 महीने से। राजस्थान में लगातार हड़ताल चल रही है। अब इसके बारे में भी कांग्रेस के विद्वान साथी से पूछना। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहता हूं, मेरे कांग्रेस के विद्वान साथी के मिश्रा जी ने कहा साहब कुकर्म, इस पर जरा विचार जरूर करना चाहिए। कुकर्म क्या होता है, इसकी परिभाषा कांग्रेस के नेताओं से पूछिए। वो उमंग सिंगार जो मंत्री था, अभी विधायक है, 306 का मामला दर्ज था पहले उसके ऊपर, अब उसकी पत्नी ने उसके खिलाफ बलात्कार का और प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया, वो लगातार फरार चल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं का ये नैतिकता बनती है कि नहीं कि जो महिलाओं पर लगातार अत्याचार कर रहा है उसको पार्टी से बाहर निकाले। दूसरा, इनका विधायक, अभी कोर्ट ने 2 साल की सजा दी, भ्रष्टाचार, जमीन के घोटाले। सर बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद तीसरा विधायक तमंचे पर डिस्को कर रहा है, जिसने चलती हुई ट्रेन में एक महिला का केवल एक दल में नहीं। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाए। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस कुकर्म की बात करती है, तो इन कुकर्मों को जो इनके विधायक कर रहे हैं जनता के साथ, उनको नजर नहीं आते कांग्रेस नेताओं को। एक और बात कह रहा हूं, रोज कमलनाथ जी एक झूठ के पिटारे में से एक झूठी घोषणा कर देते हैं, उसके बाद दूसरे दिन एक सर्वे कर लेते हैं। अभी लक्ष्मण सिंह जी का बयान सुना होगा आपने प्रशांत जी, कि मात्र 54 सीटें आ रही हैं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की। लक्ष्मण सिंह कौन? कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष, कांग्रेस के विधायक। और जिस विधायक दल की बैठक में कमलनाथ ने यह बताया था कि हमारी कैसे संबंध है लीडरशिप से, कांग्रेस लीडरशिप से लक्ष्मण सिंह जी के, ये आप भी बेहतर जानते हैं। मेरा एक निवेदन है, देखिए सर मेरा यह निवेदन है, लक्ष्मण सिंह कौन है? राकेश शर्मा तो नहीं है ना? ठीक है, लक्ष्मण सिंह किस पार्टी के विधायक है? लक्ष्मण सिंह किस पार्टी में नेता है? संबंध की बात नहीं हो रही। ये अगर बात करते हैं तो इस बातों पे भी गौर करना चाहिए। कि मेरा सिर्फ ये निवेदन है कि भैया ये जो काट की हंडी आपने एक बार चढ़ा ली थी, उसके बाद भी आप स्थिति देखिए कि 2018 में भी जो आपने देखा वोटिंग हुई, चलिए भाई इलेक्शन का आप जिक्र करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उसके नतीजे मालूम है सबको। मिथुन जी आप जिक्र कर रहे थे एक तो हड़तालों का, भाई जहां जहां सरकारें होती हैं मौका होता है संगठनों के पास कि भाई अपनी बातें मनवाई जाएं। जिक्र छत्तीसगढ़ का भी हुआ, राजस्थान का भी, और आप बहुत सारे राज्यों का उदाहरण दे सकते हैं। तो भाई मध्य प्रदेश में भी सरकार है जिसकी जो भी संगठन है कोशिश तो करेंगे कि भाई कोई भी सरकार हो। देखिए दोनों जगह का फर्क है। यदि पेंशनर्स की बात करें तो हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की है जहां जहां हम प्रदेश में आएंगे। मध्य प्रदेश में भी हमने ये बात कही है। हमारे भाजपा के साथी को ये बताना चाहिए कि आप मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जाते आप? भारतीय जनता पार्टी शासित जो 10-12 राज्य हैं उनमें भी चले जाइए, उनमें क्या हो रहा है। लेकिन मध्य प्रदेश में आए तो यदि आपको ये बात करनी है कि विपक्ष के लोगों के ऊपर ये किया जा रहा है, तो आप इन्हें हेमंत कटारे जी पर आरोप लगाया था, बताइए आज की तारीख में क्या स्टेटस? आपके आरोप झूठे साबित हो गए ना। हाँ, राघव जी की यदि सीडी हो तो मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोग महिला या पुरुष बिना किसी भेदभाव के यौन शोषण करते हैं, यह बात तो सर्वविदित है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में बलात्कार हुआ, उसके ऊपर तो जब गृहमंत्री जी से प्रश्न पूछा जाता है तो वो सनी लियोनी की बात करते हैं, श्वेता तिवारी की बात करते हैं। अरे बुलडोजर चल रहा है आपके कार्यालय पर, इसी बलात्कार हुआ, इसी कार्यालय पर चल रहा है, मेरी रिक्वेस्ट है बलात्कार हुआ आपकी सरकार ने। आराम से शांति से चर्चा हो, बेहतर होगा जी। बलात्कार किए जाते हैं
यौन शोषण किए जाते हैं। गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, वहां के आपके सर ये व्यक्तिगत मत होइए। आपने विधानसभा राकेश शर्मा जी, मैं आपसे बनाया जी है, जी विधानसभा में अध्यक्ष बनाया। गुजरात में जिन लोगों ने पॉर्न देखा था सदन में बैठ करके, मुद्दा भटकता है राकेश शर्मा जी, मिथुन जी, भटकता है मुद्दा जी पूछ लीजिए जी। पूछ लीजिए यदि पहले भी ये कहा था कि भाई ऐसे करेक्टर केवल एक दल में नहीं है जी। तुलना गुजरात से करनी है तो आप तो ये बता दीजिए, गुजरात की जीडीपी कितनी है? मध्य प्रदेश की 11 लाख करोड़ है, मुख्यमंत्री जी ने बताया। गुजरात की जनसंख्या कितनी है? मध्य प्रदेश की 8 करोड़ है, हम लोग जानते हैं। गुजरात में वोटर्स कितने हैं ये बता दीजिए, यदि आपको संगठन की कोई गंभीर वहां की जानकारी है। ये सब है नहीं, आपको बात करनी है कांग्रेस की, आपको बात करनी है इधर की, आपको बात करनी है छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश में यदि आपको कोई अधिकृत बात करनी है, आप हमारे बारे में कह रहे थे ना, बताइए केपी सांसद कौन, केपी यादव कौन है? आप तो अधिकृत प्रवक्ता भी नहीं है, केपी सांसद आपकी पार्टी के अधिकृत प्रदेश प्रवक्ता है। राकेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। राकेश शर्मा सुन लीजिए, मिथुन जी सुन लीजिए, मिथुन जी सुन लीजिएगा। अधिकृत आवाज है कि नहीं? वो नए आयोग लगता है पार्टी ने, मैं तो 5 साल से जवाब दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, जवाब दे रहा हूं, ईंट का जवाब। तुम झूठ बोलते हो। अच्छा कितनी झूठ बोलने की, झूठ बोलने की आदत है। गुजरात में वोटर कोई है? विपक्ष के नेता के लायक बताओ। ठीक है, ठीक है। विपक्ष के नेता के लायक नहीं, जीडीपी जनता जवाब दे रही है। गुजरात की छिंदवाड़ा सर सीढ़ी पे हो सकती है सर, कई बार। अरे मिथुन जी, राकेश जी, मिथुन जी, राकेश जी, सीढ़ी पर बहुत चर्चा हो चुकी है, कमलनाथ बहुत चर्चा हो चुकी है साहब। अरे सीडी डीवीडी बहुत चर्चा हो चुकी है, अपने नेता भी कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है कुछ। अरे सब शांत हो जाइए। राकेश शर्मा जी, मिथुन जी, राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, मिथुन जी शांत हो जाइए। अब तो नेता भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। दिनेश जी, दिनेश जी, दिनेश जी, अरे रिक्वेस्ट है सर, सर 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 प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों सर सर दिनेश शर्मा जी, माफ कीजिएगा दिनेश जी, ठीक है। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, मिथुन जी, राकेश शर्मा जी, मिथुन जी, प्लीज 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 प्लीज। अरे मिथुन जी, मिथुन जी, मिथुन जी, मिथुन जी ऐसे चर्चा मत करिए। सवाल दिनेश जी से मेरा, दिनेश जी मुद्दे पर लौटते हैं। दिनेश जी, दिनेश जी, अरे सर 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 बस बस बस। राकेश शर्मा जी, राकेश शर्मा जी, मिथुन जी, मत चिल्लाइए प्लीज 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 प्लीज। दीपक जोशी अरे बस बस, अरे सब दिनेश जी हैं, बहुत सीनियर पर्सन, सीनियर जर्नलिस्ट बैठे हैं आपके बाजू में, सब थोड़ा रिस्पेक्ट रखिए सर। ठीक है, ठीक है, दिनेश जी, दिनेश जी, कमलनाथ जी हर 2-3 दिन में, हर 2-3 दिन में बड़े बड़े वादे करते हैं। ये बताइए वो कुछ इंपैक्ट डालेंगे क्या? 15 महीने में जो काम हुए, क्या कोई भरोसा जगेगा उन वादों से? प्रशांत जी, विपक्ष का काम है कि वो भविष्य का अपना बताए कि वो क्या करेगा, क्योंकि उसी पर वोट मांग सकता है। और सरकार जो है वो जो है अपना डिलीवर कर रही है जो भी है, क्योंकि वो तो जो भी वोट होना है वो तो सरकार के काम पर होना है या उसके खिलाफ होना है। तो विपक्ष ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करता है जिससे उसे सरकार के नेगेटिव जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका लाभ मिले, या ऐसे जो मुद्दे उठाता है जिससे जो है वोटों को एक मुश्त उसे मिले, जैसे कर्मचारियों की पेंशन की बात हो रही है या किसानों की बात हो रही है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, एक बार फिर से कमलनाथ जी उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं जो 2018 में उनको लगता है कि वो मुद्दे ज़्यादा इफेक्टिव थे। लेकिन अब जो उनके साथ जो टीम की बात आती है बार बार, क्योंकि 18 में बहुत सारे लोग उसके कांग्रेस के भीतर थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए, तो वो तो एक चुनौती उनके सामने है ही। बिल्कुल चुनौती बरकरार है। अब ये देखना होगा कि फॉर्मूले काम करते हैं, वादे काम करते हैं, यह सबका थोड़ा थोड़ा हिस्सा सियासी दलों को लाभ पहुंचाता है। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, मिथुन जी, राकेश जी, दिनेश जी, बहुत शुक्रिया। महाडिबेट में बस इतना ही।